किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम के बदलाव ने ध्यान में रखकर जो है हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ में अपने पशुधन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अपना भी बचाव करना है, अपने पशुधन का भी बचाव करना है और साथ में हमने अपनी जो मिट्टी है उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और मिट्टी के स्वास्थ्य की बात है कि कहूँ तो क्योंकि धरती हमारी माँ है और अगर धरती हमारी माँ है तो हमने इसका भी ध्यान रखना है। और देखे भी जाओ कि जो हमारे किसान भाई हैं वो आराम आराम तक जो है रासायनिक खेती तक जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़न भी लाग रहे हैं। और प्राकृतिक खेती की जो जमीन है उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाने लग रहा है। और प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है और किस तरह प्राकृतिक खेती करें, इस बारे में हमने एक जानकारी ली। तो आज जो है एक भेंटवार्ता सुनाऊंगे भैया ने कि कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत का प्राकृतिक उपाय से हम किस तरह उपचार करें, और विषय में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम जी। आप पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और पूर्व वरिष्ठ संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में और राज्य सलाहकार है प्राकृतिक खेती में। तो सुना भाइयों ने भेंटवार्ता कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत का प्राकृतिक उपाय तय उपचार। आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत का प्राकृतिक उपाय से उपचार। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर हरिओम, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, पूर्व वरिष्ठ संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से, वर्तमान में राज्य सलाहकार हैं प्राकृतिक कृषि के। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, भूमि के ऊपर एक दबाव है कि हम उससे अधिक उत्पादन ले सकें, क्योंकि धीरे धीरे जो कृषि योग्य भूमि घटती भी जा रही है और वैसे भी बहुत से जो जांच है, खोज है, उसमें भी पाया गया कि अभी भारत की जो प्रति एकड़ उत्पादन है बाकी कोई भूमि देशों से कम है। उसके लिए प्रयास ये होता है बार बार कि अधिकतम जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करें या फिर जो भी कीटनाशक हैं बीमारियों से बचाने के लिए हम अधिक से अधिक जो है रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उस उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुछ एक दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। एक तो कि सबसे तो जमीन के लिए घातक, उसके पश्चात जो मानव उसको खा रहे हैं उनके सेहत के नुकसानदायक, मानव के साथ जो आपकी अपनी भूमि है उसकी सेहत बिगड़ गई। तो ऐसे में मुड़े हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, जो उसकी बिगड़ती हुई सेहत है, क्या हम उसे प्राकृतिक उपाय से उसका उपचार कर सकते हैं? जी नमस्कार किसान भाइयों को। देखिए, बहुत ही एक अच्छा विषय आज आपने छांटा है, क्योंकि जो धरती का स्वास्थ्य है इसको हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि महात्माओं ने धरती को माँ कहा है जी। वो इसीलिए कहा है कि इसके साथ परिवारों की और समाज की सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं जी। अगर इसके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है तो ऐसे उदाहरण है सिविलाइजेशन में, कल्चर में, हिस्ट्री में, कि सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो गई हैं इसका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से जी। देखिए, चाहे आपका कोई भी समस्या किसान की, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन घटता जा रहा है, हमने पैदावार तो ज्यादा ली जी, उसमें हमारे पेट तो भर गए लेकिन धरती माँ का जो पेट था वो खाली हो गया जी। ऑर्गेनिक कार्बन लगातार घटता जा रहा है जी। दूसरे पोषक तत्व तो लगातार घटते जा रहे हैं जी। इसके अलावा जो फ्यूचर में पानी की समस्या जी,
ये एक सैटेलाइट डाटा से ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो पंजाब हरियाणा का एरिया है, इसमें पानी जिस रफ्तार से हम जिस फसल चक्कर, जैसे विशेषकर धान गेहूं फसल चक्कर है, इसमें मरुस्थलीकरण का प्रोसेस शुरू हो चुका आपका जी। और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि नीचे हमें पानी पीने के लिए भी समस्या आने लग जाएंगी जी। तीसरा इशू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो फसलों के अवशेष प्रबंधन का है जी। इनका प्रबंधन, जबकि सरकारों ने बहुत ही इंसेंटिव दे दिए किसानों को, 50 से 80% तक इसमें सब्सिडी भी किसानों को दे दी है, लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश बरतनी पड़ रही है कि फिर भी कुछ किसान इसमें आग लगा जाते हैं जी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या आने के लिए, जिससे आने वाले समय में किसान ही नहीं हर व्यक्ति प्रभावित होने वाला है जी। चाहे वो पहाड़ों पर रहता है, चाहे मैदान में रहता है, चाहे राजस्थान में रहता है जी। क्योंकि राजस्थान में पिछले सालों से देख लें लगातार बाढ़ आती जा रही है, पहाड़ों के बादल फट रहे हैं। हमारे यहाँ भी लगातार कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं थोड़ी बारिश है। तो जलवायु परिवर्तन आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है हमारे सामने। इसके अलावा यूरिया का बढ़ता प्रयोग, खाद्यों का बढ़ता प्रयोग, ये इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट है कि 2050 तक जितना खाद हम आज यूज कर रहे हैं ये डबल हो जाएगी इसका यूज। और अब जैसे पंजाब हरियाणा की सिचुएशन में आपको बताऊं, पूरे इंडिया में लगभग 142 किलो पोषक तत्व प्रति हेक्टेयर यूज हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा वो 250-250 किलो प्रति हेक्टेयर तक जा चुके हैं जी। एक समय ऐसा था 1970 में जब हम 1 किलो अनाज से 13.8 किलो अनाज पैदा करते थे जी। 1 किलो पोषक तत्व से। आज हम 1 किलो पोषक तत्व से लगभग 3.25 किलो अनाज पैदा कर रहे हैं जी। उस टाइम पे हम प्रति हेक्टेयर 11 किलो पोषक तत्व औसत अप्लाई होता था, आज जो 142 किलो पा चुका है। तो ये जैसे जलवायु परिवर्तन के साथ जैसे यूरिया और खादों की जैसे बढ़ती जा रही है रिक्वायरमेंट जमीन की, इसके अलावा संतुलन बिगड़ रहा है जी। 1-2 हम जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसमें बैलेंस खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो रहा है, जो हमारे खाने में भी आ रहा है, हमारे अंदर बीमारियां बढ़ा रहा है, पशुओं में बीमारियां बढ़ा रहा है। और जो हमारा अनाज है या सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी असंतुलन बिगड़ रहा है जी। तो इसके अलावा जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं हमारी जी। बीमारियां बढ़ रही हैं तो लगातार क्या है कि उसमें पेस्टिसाइड आपको ज्यादा प्रयोग करने पड़ रहे हैं जी। इसके साथ साथ ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल मर जाती है जी। थोड़ी बारिश होती है तो फसल मर जाती है जी। क्यों मर जाती है कि जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है जी। क्योंकि जमीन पानी पी नहीं रही है जी। और अगर सूखा पड़ जाता है उसमें पानी रिटेन नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी जो ताकत थी वो कम होती जा रही है। ये इतनी जो समस्याएं मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, ये सभी धरती के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी समस्याएं तो आपने सामने रख दी हैं, लेकिन एक समय जब चर्चा होती थी, कृषि वैज्ञानिक ही कहते थे कि जो है अभी बहुत ज्यादा अनाज कर सकता है, तभी वो खेती को रासायनिकरण की तरफ लेके गए। और उस समय उन्होंने कहा कि रासायनिकरण, रासायनिक दवाइयां, रासायनिक खाद, ये समय की मांग है। ठीक है कि आज उसका दुष्परिणाम सामने आ जाए, तो उसका उपाय क्या रहेगा फिर? देखिए, ये जरूरत थी क्योंकि हम भूख थी हमारी जी। उस टाइम पे जरूरत थी, लेकिन अब हमारा जो स्वास्थ्य, हर सिस्टम जो बिगड़ रहा है, उसमें आज की यही जरूरत है कि हमें इसको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसमें प्राकृतिक जो कृषि है, ये एक बहुत ही पोटेंट साधन है, जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट हम किसान भी जो भी कर रहे हैं, और यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें एक भी दाना रासायनिक खाद्यों का, दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले 1 या 2 साल में ही धरती का कि वास्तव में प्राकृतिक खेती है क्या, अभी बहुत से साथियों को इसका पता ही नहीं है जी। प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, अगर मैं छोटे से छोटे बताना चाहूँ तो जी। यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु है वो बढ़ाने होते हैं हमें खेत में। अच्छा, अगर वो बढ़ जाते हैं तो जमीन की ताकत भी बढ़ जाएगी, और जमीन के अंदर जो पोषक तत्व जड़वत पड़े हैं, जैसे हम डीएपी लगातार डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, वो जड़वत हो जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनको भी पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु वो चीज है कि उनको रिलीज कर देते हैं, पौधे को तैयार करके भोजन दे देते हैं वो। इसके अलावा जो जमीन है उसके अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु है वो बढ़ जाते हैं, जो कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, और 1 से 2 साल में ही रिजल्ट हमें मिलने लग जाते हैं। और मान लो 1 या 2 साल में पहले अगर पैदावार थोड़ी कम रह जाती है तो आपका खर्चा घट जाता है। तो प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाया जाता है, और सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने के लिए इसमें तरकीबें हैं। तो डॉक्टर साहब, सवाल तो यह रहेगा कि सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने किस तरह से, उसकी विधि क्या है? जी, बहुत
ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखो, सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं कि जैसे हम दूध जमाते हैं जी, उसमें खट्टा लगाते हैं जी, वो सूक्ष्म जीवाणु ही है जी, लैक्टोबैसिलस के नाम से। इसी तरह जमीन में जैसे दालों का उदाहरण दूं मैं, दालों की जड़ों पे गांठ बन जाती है खाद की, जी, वो सूक्ष्म जीवाणु, उसको राइजोबियम बोलते हैं। वो राइजोबियम क्या करता है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है जी, जो यूरिया के थ्रू हम पूरी करते हैं। तो वो सूक्ष्म जीवाणु जैसे राइजोबियम है, हवा की 78% नाइट्रोजन को लेके जड़ों पे फिक्स कर देते हैं। इस तरह से केवल सूक्ष्म जीवाणुओं को इस कुदरत ने ताकत दी है कि इस नाइट्रोजन को मिट्टी में या जड़ों के ऊपर खींच सकते हैं। और जब वो सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं तो बहुत से सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जो दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धि को भी बढ़ा देते हैं। और ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको राइजोबियम का। इस तरह से बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हैं जो जड़ों के ऊपर भी हो सकते हैं, जो पौधे के अंदर भी हो सकते हैं, जो पौधे की जड़ों के आसपास भी हो सकते हैं, और जहां पौधे नहीं वहां भी हो सकते हैं। वो तो इतने सूक्ष्म जीवाणु, और पानी खड़ा है ना आपके खेत में, जैसे धान है, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो वो जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करने में मदद करते हैं और जमीन की ताकत को बढ़ा देते हैं। तो जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो क्या उससे जो हमारे ये जीवाणु है इनको नुकसान पहुंचता है? जी बिल्कुल पहुंचता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं आपको। जैसे दालों में राइजोबियम बताया मैंने जी, अगर आप यूरिया डाल देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं जी, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। या माइक्रोराइजा है जैसे, या पीएसबी है जैसे, उसमें हम डीएपी या फास्फोरस वगैरह डालेंगे तो उनकी एक्टिविटी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कि हमने बैठे बैठे उनको भोजन दे दिया है। जी, दूसरा क्या है, जैसे यूरिया है, खेत में हम डालते हैं तो पौधे को बहुत कम यूज करना होता है। जी, पौधा मुश्किल से 30-35% तक ही उसको यूज कर पाता है। और जब यूरिया को खेत में डालते हैं तो वो बाकी जो 60-65-70% बच गया वो जमीन में आ जाता है तुरंत। और जमीन में आने के बाद जो केंचुए हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे केंचुए के ऊपर थोड़ा सा यूरिया का पानी डाल दीजिए, वो उसी टाइम पे मर जाता है। जी, तो वो लगातार जो हमारी धरती जो सख्त होती जा रही है, एक हार्ड लेयर बनती जा रही है, थोड़ी सी बारिश में पानी खड़ा हो जाता है और फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसी कारण से है जो हम रासायनिक खाद लगातार डाल रहे हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु कम हो गए हैं या मर गए हैं, जिसकी वजह से जमीन भी हार्ड हो गई है और उसकी पोलापन जो खत्म हो गया है, उसमें हवा का जो पोर्शन है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब जो है समय के अनुसार जो फसल बीमारी भी आएगी, कीट भी रहेंगे, और उसके लिए हम रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं, नुकसान होगा। तो ऐसे क्या उपाय है फिर हम उनका प्रयोग ना करें, कुछ उसका विकल्प कोई हमारे पास हो? पहले मैं बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते कैसे हैं। जी, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, जी, ये दो मुख्य कंपोनेंट हैं इसके, बायो फार्मुलेशन है। अच्छा, जीवामृत, इसमें देसी गाय का 1 दिन का गोबर, 1 दिन का ही गोमूत्र प्रयोग होता है। अच्छा, 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन, किसी भी दाल का आटा, और 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी यानी कि 50 से 100 ग्राम या 200 ग्राम मिट्टी उठा के लाते हैं किसी बड़े पेड़ के नीचे की, या ऐसी जगह से जहां कभी हम खाद वगैरह ना डालते हो। इसका मतलब ये है उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु आते हैं उसमें। तो ये 5 चीज डाल के 200 लीटर के ड्रम में पानी से भर देते हैं, उसको हिलाते रहते हैं सुबह शाम 3-4 मिनट के लिए, और बोरी से ढक के छाया में रख देते हैं। ये 4 से 5 या ज्यादा ज्यादा सर्दियों में 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। 1 एकड़ी खुराक है, यानी कि देसी गाय के 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ी खुराक तैयार हो जाती है। यानी गाय का गोबरी प्रयोग हो गया, गाय माता की सेवा भी होगी, बिल्कुल, और रासायनिक जो हमारे कीटनाशक है उनका भी कम प्रयोग होगा, यानी हम जीवाणु बढ़ा लेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा। ये जो यहाँ पर सब मेरा एक सवाल है कि जो मिट्टी की बात आई है, तो यानी मिट्टी हम वहां प्रयोग करें जो प्राकृतिक रूप से पेड़ हो गए हो, जिसको हमने खाद पानी ना दिया हो, पानी दिया हो खाद ना दिया हो किसी को, उसी मिट्टी की बात करेंगे हम। जी, जहां से वो मिट्टी लेनी है ना हमने जी, वो ऐसी जगह से लेने जहां सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हों जी, और वो वहां मौजूद होंगे जहां हम रासायनिक खादों का दवाइयों का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई खाली जगह होती है, चरागाह होती है, नदी का एरिया होता है साइडों में, या पेड़ के बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे की मिट्टी उठा लो, उसमें सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा मिलेंगे। जोड़ पे कोई पेड़ हो गया, या अपने कैप्टी भी जगह छोटी होती है बहुत सारी, उसमें भी पेड़ हो जाते हैं। विशेष तौर पे बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक जी। अब कीड़े बीमारियों वाली जी, कीड़े बीमारियों के लिए इसमें क्या है कि ये भी घर पर तैयार हो जाता है। इसमें एक नीमास्त्र है, दूसरा ब्रह्मास्त्र है, इसके अलावा अग्नि अस्त्र है, 10 पर्णी अर्घ है। ये ऐसे हैं घर पर ही तैयार हो जाते हैं। इनमें भी गोबर गोमूत्र थोड़ा थोड़ा यूज होता है। और कीड़े बीमारियों के लिए ये कंट्रोल हो जाता है। कीड़ों को लगभग जितने मैंने बताया ना, ये कंट्रोल कर देता है। जहां तक बीमारियों का सवाल है उसमें इसमें खट्टी लस्सी का प्रयोग होता है। अच्छा,
5 से 7 दिन की पुरानी खट्टी लस्सी होती है, उसमें तांबे का तार भी डाल देते हैं कॉपर के हिसाब से, जो बीमारियां कंट्रोल करता है। उसका 3 से 5% तक का हम स्प्रे करते हैं। जीवामृत भी, जहां भी गौमूत्र आपका यूज हुआ है, वो कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करता है, चाहे जमीन की बीमारियां हैं चाहे ऊपर की बीमारियां हैं जी। तो इनको इस तरह से हम यूज करके और कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात समझ में आई कि जितने अमृत हैं ये तो जीवाणु को बढ़ाएंगे, और जितने अस्त्र हैं वो जो है कीटनाशकों को नाश करेंगे। बहुत बढ़िया आपने पकड़ी है बात। जो अमृत है ना, जैसे जीवामृत, घनजीवामृत या बीजामृत भी होता है, बीज को लगाते हैं जी। ये तो जीवाणुओं को बढ़ाएंगे, और जो अस्त्र हैं वो आपके कीड़ों को खत्म करेंगे। तो डॉक्टर साहब, और कुछ हमारे आप किसान साथी कुछ कहना चाहेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, ताकि वो भी उधर मुड़ के एक अच्छी भूमि तैयार करें और एक अच्छा अनाज आम आदमी को मिल सके, स्वास्थ्य ठीक रह सके? देखिए, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसमें हम खेत को कम से कम जुताई सजेस्ट करते हैं जी। क्यों करते हैं कि अगर खेत की हम बार बार जुताई करेंगे और तापमान आपका अगर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है और गर्मी में रहता है वो जी, उसमें जितनी ज्यादा जुताई करेंगे, खेत का लगभग आधा जैविक कार्बन यानी कि ताकत है वो हवा में चली जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी जी। एक तो खेत की कम से कम जुताई करें। फिर भी मैं कहता हूं, मान लो करनी पड़े, अगर 5 जुताई करने का दिमाग में, तो कोशिश करें 3 या 4 में काम चल जाए आपका। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि मल्चिंग यूज करते हैं इसमें, यानी कि खेत को पूरे साल कोशिश करें ढक के रखने की, चाहे फसल से ढकें चाहे अवशेषों से ढकें जी। अब हम प्लास्टिक मल्चिंग पे भी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ड्रिप में हम जीवामृत सप्लाई करके उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जमीन को ढक के रखें, फसल उगा लें इसके ऊपर। तीसरा क्या है कि भोजन चाहिए सूक्ष्म जीवाणुओं को, उसमें हरी खाद लें आप, दालों की फसलें लें बीच में, जैसे गेहूं के काटने के बाद टाइम होता है हमारे पास 2-3 महीने का, तो उसमें आप हरी खाद ढांचे की ले सकते हैं, मूंग उड़द की ले सकते हैं। तो उसमें उस फसल में भी बचत होगी, और जो सूक्ष्म जीवाणु उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा, और वो लगातार मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इससे जो हमारी जो जमीन है उसकी सेहत अच्छी होगी, अच्छा उत्पादन भी होगा, और सभी को अच्छा अनाज भी मिलेगा जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर हरिओम जी, आज आपने स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये तो सुनी भाई ने भेंट वार्ता कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत का प्राकृतिक उपाय था उपचार पे, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरिओम जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे भाई गिरधारी जी। और ये बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे केंचुआ खाद का कृषि में महत्व पे, और साथ ही आज की नसीहत की तहत चर्चा करेंगे रबी फसलों की देखभाल पर, जिसमें खास तौर पर जिक्र करेंगे गेहूं, चना और जौ की पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत पे। और करो भैया का मनोरंजन, सुनिए रागनी। गीता जी के 10वें अध्याय में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम्हें, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गुण निर्गुण में जड़ चेतन में अमर आत्मा में हूँ रे अर्जुन, चोर जार में निराकार में संत महात्मा में हूँ रे अर्जुन, पालन पोषण इस सृष्टि का जो करे खात्मा मैं हूँ रे अर्जुन, आध्यात्म भौतिक आदि दैविक और धर्मात्मा में रे अर्जुन, श्याम देव में इंद्र देव में, श्याम देव में इंद्र देव में, और रुद्रो में त्रिपुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम्हें, मानो बात हमारी रे अर्जुन। मन में तन में मन में तन में धन कुबेर, मेरू पर्वत में हूँ रे अर्जुन,
ओम रूप गुरु शुक्र सागर सेना का पति मैं हूँ रे अर्जुन। सब यज्ञों में मंत्र रूप और वन में मैं यश वस्त्र रे अर्जुन। चित्र रथ गंधर्व कपिल मुनि गज ऐरावत मैं हूँ रे अर्जुन। सर्वासु की अनंत नाग गो प्यारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। भक्तों में प्रहलाद वर्ण अरिया माँ पितृया मरे अर्जुन। सब नदियों में गंगा में हूँ श्री गरुड़ मस्ताज रे अर्जुन। मंगसर मास बसंत ऋतु में जुआ जुए बाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीत हार में धन बन और पाज रे अर्जुन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले बुरा नर नारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। तीर्थ आश्रम वर्ण अरण्य गिरि पर्वत सागर वासी रे अर्जुन। पूरी भारती सरस्वती दस नाम सनासी मैं हूँ रे अर्जुन। भूमि अग्नि पवन पानी पाताल आकाशी मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राशि दास उदासी मैं हूँ रे अर्जुन। साधु राम भरम की फंस साधु राम भरम की फांसी आप रे दुनिया सारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। और भाइयों, ये जानकारी गेहूं फसल के पीलापन से बचाव के लिए परनीय छिड़काव किस तरह करें। किसान भाइयों, हम सब जाना कि गेहूं जो है अपने हरियाणा प्रदेश की रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और अपने हरियाणा राज्य में जो अपनी गेहूं की फसल है इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख हेक्टेयर है। और जिस तरह सारी फसलों में पोषक तत्वों की जरूरत है और वो भी संतुलित मात्रा में जरूरत है, उसी तरह भाइयों गेहूं की जो हमारी फसल है उसमें भी संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत है। और जिसमें हम मिट्टी की जांच के आधार पर रासायनिक खाद या जो हमारी प्राकृतिक खादें हैं उन तो हम पूरा कर सकते हैं। वैसे तो जो भी हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं उसमें अगर हम मिट्टी की जांच के आधार पर अगर खाद का प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर किसी वजह से हम मिट्टी की जांच नहीं भी करा पाए तो सामान्य अवस्था में भाइयों हमेशा खाद का प्रयोग संतुलित मात्रा में ही करें। अगर संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं किया जाए तो पौधे में जो है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण उसकी पत्तियां में दिखाई देने शुरू हो जाए और हर एक जो पोषक तत्व है उसकी कमी के लक्षण जो है वो अलग अलग पत्तियां में दिखा है और अधिकतर अवस्थाओं में जो है पत्तियां पीली ही पड़े हैं। और अगर इस पीलेपन की हम समय पर पहचान कर लें और उसमें बिल्कुल सही खाद या जो परनीय छिड़काव है उसका अगर हम कर दें तो उसमें जो पीलापन है वो दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो भाइयों कि जो गेहूं की हमारी जो फसल है उसमें पीलापन आवे क्यों है, तो उसका मुख्य कारण है भाइयों जमीन में माटी में कार्बन और नाइट्रोजन इसका अनुपात जो है 20:1 यानी कि 20 हिस्से कार्बन और 1 हिस्सा नाइट्रोजन है वो सबसे आदर्श माना गया है। और किसी कारण तो भाइयों अनुपात जब ज्यादा हो जाए तो मिट्टी के अंदर हम उसका परिवर्तन देखना शुरू करते हैं और जिससे किसान भाई जो है जो खेत तैयार कर रहे हैं उसमें अगर कार्बनिक अवशेष
और जो नाइट्रोजन है, इन दोनों का अनुपात बिगड़ जाए तो फिर जो है फसल में पीलापन आना शुरू हो जाए। और ये जो अनुपात है, अगर ये अनुपात ज्यादा होगा तो उससे जो सूक्ष्म जीव है, जिस तरह की बैक्टीरिया है, फफूंद है, वो ज्यादा क्रियाशील हो जाए और उसकी वजह से भाइयों कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पैदा हुआ है और जो नाइट्रोजन का स्तर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। और ये अनुपात जब बिगड़ा है तो उसका असर हमारी जो है फसल है उस पर देखने मिला है। दूसरा कारण भाइयों नाइट्रोजन की कमी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पौधे ने चलायमान रखा है और इसकी कमी के लक्षण जो है पौधे में पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देने शुरू हुए हैं और उसके बाद फिर नई पत्तियों में भी जो हमारी हरी पत्ती है वो भी पीली पड़नी शुरू हो जाए और साथ ही साथ भाई जो ग्रसित पौधा है उसकी ऊंचाई कम हो जाए, शाखा कमजोर हो जाए और अधिक कमी की अवस्था में भाइयों पूरी पत्ती पीली पड़कर जल जाए। और सामान्यतः भाइयों इस तत्व की पूर्ति खातर 130 किलोग्राम यूरिया की सिफारिश करी जावे है और यदि फास्फोरस और डीएपी के द्वारा दिया जावे तो 110 किलोग्राम यूरिया हम इसमें डाल सके हैं। दूसरा भाइयों लक्षण है लोहे की कमी का होना। अगर लोहे की कमी हो जाए तो भी जो पत्तियों में पीलापन दिखाई देवा है, जबकि नाइट्रोजन की कमी तो जो पीलापन आवा है वो हमेशा पुरानी पत्तियां में आवा है और अगर लोहे की कमी तो अगर पीलापन होगा तो जो हरी पत्ती हमारी उनमें भी पीलापन, यानी कि जो नई पत्ती है उनमें भी पीलापन देखने मिलेगा। साथ ही साथ भाइयों सल्फर की अगर कमी हो जाए तो सल्फर की कमी के कारण भी जो है गेहूं की फसल में जो नए पत्ते हैं उसमें पीला होना एक सामान्य सी बात है। और ज्यादातर भाइयों सल्फर की कमी जो है गेहूं में कमी देखी जाओ है, पर अगर मिट्टी की जांच करवा लें और उसमें अगर सल्फर की कमी दिखे तो उसने दूर करना ज्यादा बढ़िया रहेगा भाइयों, क्योंकि फसल की बिजाई तक पहले अगर खेत में हम सामान्य तौर पर अगर 200 किलोग्राम यानी कि लगभग 4 बैग जो है जिप्सम के डाल दें तो खेत की जो भौतिक दशा है उसमें सुधार होगा, साथ ही साथ जो सल्फर की मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरे कारण भी है, जिससे गेहूं की फसल में सूत्रकृमि रोग के कारण भी पीलापन आ जाए। इसके अलावा दीमक के प्रकोप के कारण भी जो जड़ों में या जो तना है उसमें कटाव हो जाए और पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ भाइयों जल भराव या सेम या मिट्टी के लवणी होने के कारण भी जो है पौधों की जड़ों में वो ग्रसित हो जाए, इससे भी पीलापन देखा जावा है। और अगर फफूंद जनित रोग या जिस तरह की पीला रतुआ है इसके प्रकोप के कारण भी भाइयों फसलों में पीलापन देखा जावा है। तो वही तो लिए हमने जानकारी गेहूं फसल में पीलापन के बचाव के लिए पर्णीय छिड़काव किस तरह करें। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।